अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंटस कि जॉइंटस जो है वो क्या होता है और किस तरह जो है ये हमें सिम्पटम्स मिलते हैं। ए टू जेड इंशाल्लाह इसको प्रॉपर वे से करेंगे। अगर आप इस चार्ट को भी पढ़ लें तो आपका ये जो टॉपिक है जॉइंटस का, चाहे वाइवा हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, एमसीक्यूज़ हो, आपका ये टॉपिक ईज़िली इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो जॉइंटस कहते किसको हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें तो कहेंगे कि डेफिनेशन जॉइंटस की है कि इट इज़ या जॉइंटस इज़ येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा। यानी कि जॉइंटस के केस में स्किन हो गया और स्क्लेरा हो गया, यानी कि आँखों के दरमियान जो आपने देखा होगा वाइटिश एरिया है आँखों के अंदर, उसको स्क्लेरा कहते हैं, वहाँ येलोइश हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे जॉइंटस। अब यहाँ येलोइश क्यों हो जाती है? क्योंकि ब्लड में इंक्रीज हो जाता है एक चीज़ का, जिसका नाम है बिलीरुबिन। ठीक है, अब ये बिलीरुबिन क्या है, कैसे बनता है, वो थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिलीरुबिन जो है 0.2 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये इसका नॉर्मल वैल्यू होता है एक नॉर्मल शख्स के अंदर। अगर ये बढ़ जाए तो ये इसको बोलेंगे हाइपर बिलीरुबिनीमिया। ठीक है, अब ये क्या होता है पहले वो देखते हैं। बिलीरुबिन बनता है यानी कि जब आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, 120 डेज के बाद, जो कि इनकी नॉर्मल लाइफ साइकिल होती है, 20 डेज के बाद माइक्रोफेजेस, ठीक है, माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं किसको, आरबीसीज को। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज को इंगल्फ कर लेते हैं कितने दिन के बाद, 120 दिनों के बाद। जब ये इंगल्फ होते हैं तो आरबीसी को मतलब टूटना पड़ जाता है। तो क्या बनता है, आरबीसी जब टूट जाते हैं तो आरबीसी के अंदर जब जब ये टूट फूट होती है तो दो चीज़ें होंगी, एक तो ग्लोबिन चेन होगा, एक होगा हीम। ठीक है, सबसे पहले आरबीसी टूटा तो हेमोग्लोबिन इसके अंदर से निकला। ठीक है, हेमोग्लोबिन इसके अंदर से निकला, तो हेमोग्लोबिन की फर्दर जब डिग्रेडेशन हुई तो देखा कि इसके अंदर एक तो हीम चेन है, एक ग्लोबिन चेन है, एक हीम चेन है। ठीक है, 120 डेज के बाद जब माइक्रोफेजेस ने आरबीसीज पे एक्ट किया तो हेमोग्लोबिन रिलीज हुआ। हेमोग्लोबिन के अंदर जब देखा तो एक ग्लोबिन चेन है, एक हीम चेन है। ठीक है, अब इतने में क्या हुआ कि ग्लोबिन चेन तो दोबारा ब्लड में चला जाएगा, इसका कोई लेना देना इतना नहीं होता। ठीक है, अब जो ग्लोबिन चेन है ना, सॉरी हीम चेन है, हीम से आयरन निकल जाएगा। ठीक है, आयरन भी दोबारा बॉडी के पास चला जाएगा। बचता है यहाँ पर एक और चीज़ जिसका नाम है सिंपल, जो है जब हार में निकल मतलब आयरन निकलेगा तो हीम बचेगा खुद इट सेल्फ। ठीक है, अब हीम बच गया। अब हीम जो है, हीम इस टाइम मतलब माइक्रोफेजेस के अंदर जो काम हुआ यहाँ तक ये बात हुई। अब हीम जो है, हीम की डिग्रेडेशन होगी, कुछ स्टेप्स होंगे, आपने पढ़ा होगा ब्लीवर्डीन वगैरह वगैरह, लास्ट में कहीं ना कहीं जाकर एक चीज़ बनेगा जिसका नाम है बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीरुबिन बनेगा। ये बिलीरुबिन जो है इस टाइम क्या है, फैट सेलोबल है, यानी लिपिड सेलोबल है। इस कंडीशन को यहाँ तक इसको नाम देते हैं, ये बिलीरुबिन जो है अनकंजुगेटेड है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन भी लिख रहा हूँ। ठीक है, ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है ये इस टाइम क्या है, लिपिड सॉल्युबल है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक ये लिपिड सॉल्युबल है ना, ये बहुत टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इस टाइम अगर ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन क्या करता है, हाईली पास कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, और ये ब्रेन के अंदर भी जा सकता है, वहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशंस बना सकता है। ठीक है, ये एक पॉइंट जस्ट बता रहा हूँ। लेकिन आगे इसके बाद होगा क्या, ये बिलीरुबिन यहाँ पर आएगा ब्लड वेसल्स के पास। ठीक है, ब्लड वेसल्स के पास आएगा,
और ब्लड वेसल्स के अंदर होता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। अब ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन मिल जाएगा एक प्रोटीन के साथ जिसका नाम है एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन के साथ मिल जाएगा। ये एल्ब्यूमिन को कहेगा कि यार तू जो है ना मुझे हेल्प कर लिवर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ तक बिलीरुबिन ने क्या किया, ब्लड वेसल्स तक पहुंच गया, ठीक है, इसके साथ मिल गया एल्ब्यूमिन के साथ। अब एल्ब्यूमिन और यानी कि बिलीरुबिन ब्लड वेसल से निकलेंगे, ठीक है। ब्लड वेसल से निकलेंगे किसकी तरफ आएंगे, आएंगे लिवर की तरफ के कहीं ना कहीं मैं पहुंचा दूं। एल्ब्यूमिन जो है कहता है मैं पहुंचा दूं किसको, बिलीरुबिन को, किसके पास, लिवर के पास, ठीक है। ये लिवर के पास आते हैं, लेकिन लिवर के पास आने से पहले जब ये लिवर की दीवारों के पास, वाल के पास आते हैं ना, तो यहाँ पर एक इंजाइम एक्ट करता है इस पे, ठीक है, जिसका नाम है ग्लूकोरोनाइल, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज इस पे एक्ट करता है। ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज इस पे एक्ट करता है, तब जाके ये गेट यहाँ से एग्जाम्पल खुल जाता है, यानी कि परमिशन मिल जाती है किसको, अनकंजुगेटेड अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को, कि आप लिवर के अंदर एंटर हो जाओ। और इतने में से जो एल्ब्यूमिन जो है वो इसके साथ जो था वो दोबारा ब्लड वेसल्स के पास चला जाता है, ठीक है। अब ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है ये लिवर तक पहुंच गया। अगर यहाँ पर ये इंजाइम ना हो, ये जो इंजाइम बैठा था ना जिसका नाम हमने दिया कि ये ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज है, अब यहाँ पर ये इंजाइम अगर डेफिशिएंट हो, ये इंजाइम अगर ना हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि लिवर तक पहुंचने से पहले, यानी कि लिवर तक पहुंचने से पहले इंजाइम जो एक्ट करता है इस पे, इस मॉलिक्यूल पे, बिलीरुबिन और एल्ब्यूमिन को, ताकि वो लिवर के अंदर चले जाएं, तो इस कंडीशन को गिलबर्ट सिंड्रोम, जगह अगर ये इंजाइम डेफिशिएंट हो या फिर काम ना करे, ठीक है। चला, अगर नॉर्मल कंडीशन है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन लिवर के अंदर आ गया, अब क्या होगा, अब इस पे एक और एंजाइम एक्ट करेगा जो कि आइसोमर है इसी जीटी का, यानी कि किस एंजाइम का, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज का, इसी का ही क्या है, आइसोमेरेज है। इसका इस पे एक्ट करेगा अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन पे और इसको कन्वर्ट कर देगा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में, ठीक है। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम कर रहा था, इसी का आइसोमर है, किस चीज़ का, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज का आइसोमेरेज है, ठीक है। अगर अगर लिवर के अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो, यानी आइसोमेरेज किस चीज़ की, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो, तो क्या होगा, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और इस डिजीज या इस कंडीशन कंडीशन का नाम है क्रिगलर निजार सिंड्रोम। क्रिगलर निजार सिंड्रोम, ठीक है, इसको नाम देंगे क्रिगलर निजार सिंड्रोम। क्रिगलर निजार सिंड्रोम में क्या था कि लिवर के अंदर ही एंजाइम में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्रिगलर निजार सिंड्रोम। अब ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन एग्जाम्पल नॉर्मल कंडीशंस में बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहाँ से निकल के जाएगा बाइल डक्ट के पास, यानी कि बाइल डक्ट के पास जाएगा, और बाइल डक्ट के पास बाद में जाकर ये कहाँ पर जाएगा, ठीक है, ये सिलरी डक्ट में जाएगा, एटलीस्ट जाके लास्ट में ना गाल ब्लैडर के पास जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जब बॉडी को चाहिए होगा तो ये जो है कहाँ पर जाएगा, ठीक है, बाइल बन जाएगा, और उसके बाद जाके कहीं ना कहीं जाके डुडीनम के साथ खुल जाएगा, वट, वो तो बॉडी के अपनी नीड हो जाता है। अगर ये बाइल डक्ट में जाता है लेकिन वहाँ पर बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से बाइल डक्ट में नहीं जा रहा, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ब्लड के पास। यानी अगर बाइल में नहीं जा रहा तो लाजमी बात है ब्लड में जाएगा ना, क्योंकि इसको कहीं जाना तो है, ब्लड में जाएगा। अगर ये ब्लड में गया तो ब्लड में क्या होगा, इंक्रीज होगा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, यानी कि कॉन्जुगेटेड बिली हाइपर बिलीरुबिनीमिया होगा। तो इस डिजीज का नाम है, कंडीशन का नाम है डॉबिन डॉबिन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। आपको तीन सिंड्रोम पढ़ा दिए, ठीक है। पहला है गिलबर्ट सिंड्रोम, दूसरा है क्रिगलर निजार सिंड्रोम, तीसरा है जॉबिन डॉबिन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। ये बात तो हो गई।
अब ये तो हो गया ओवरऑल कि जॉइंट्स किस तरह होता है, ठीक है, और किस किस स्टेप से हैं। लेकिन इसको एक चीज़ और देख लेना है आपने, अगर कौन से काजेज़ हैं, ठीक है, अभी काजेज़ की बात करते हैं कि वजह क्या आ रही है। अगर हीम जो है माइक्रोफेजेस से अब ये जो अपना रेड ब्लड ये ब्लड वेसल्स तक है, तो इस यहाँ तक के काजेज़ को बोलेंगे प्री हिपैटिक काजेज़, क्योंकि अभी तक हिपैटिक के अंदर तो नहीं हुआ ना, तो प्री हिपैटिक काजेज़। और अगर लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको बोलेंगे हिपैटिक काजेज़, ठीक है। और लिवर के बाद जो मसला आ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे पोस्ट हिपैटिक, ठीक है। अब वन बाय वन देखेंगे प्री हिपैटिक काजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। इसको सिंपल सी बात है, प्री हिपैटिक काजेज़ में सबसे पहला हीमोलाइसिस आता है। आरबीसी की टूट फोट ज़्यादा होगी तभी तो ये बिलीरुबिन ज़्यादा निकलेगा ना। सिकल हीमोलाइसिस में क्या आता है, सिकल सेल आता है, ठीक है, और थैलीसीमिया, ठीक है। ये प्री हिपैटिक। अब हिपैटिक के अंदर क्या मसला आ रहा है, ठीक है, हिपैटिक के अंदर ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है, यानी कि एंजाइम डेफिशिएंसी कौन सी, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की क्या होगी, डेफिशिएंसी हो सकती है। या फिर लिवर का अपना कोई सेल काम नहीं कर रहा है हेपेटाइटिस की वजह से, ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया लिवर को, या लिवर जो है सिरोसिस हो गया, कोई कैंसर हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से लिवर जो है काम नहीं कर पा रहा। पोस्ट हिपैटिक में क्या क्या मसले आ सकते हैं, पोस्ट हिपैटिक में कोलीलिथियासिस हो सकता है, यानी कोलीलिथियासिस क्या है, ठीक है, गाल ब्लैडर का कोई स्टोन हो सकता है जिसकी वजह से वो बाइल को स्टोर नहीं कर पा रहा, बिलीरुबिन या जी यानी कि बाइल जो आ रहा है ना वो स्टोर नहीं हो पा रहा, यानी जिसकी वजह से बिलीरुबिन जो है बाइल डक्ट में जा नहीं रहा, कोलीलिथियासिस हो सकता है। इसके अलावा कोई पेंक्रियाज का कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। अब किस तरह ये पेंक्रियाज और ये कर सकते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए ये अगर लिवर है, ठीक है, तो लिवर से निकलते हैं दो डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये है राइट हिपैटिक डक्ट। ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट राइट हिपैटिक डक्ट नीचे आते हैं, ठीक है। इनको मिलता है यहाँ पर एक डक्ट जिसका नाम है हिपैटिक डक्ट, ये है हिपैटिक डक्ट, ठीक है। ये हिपैटिक डक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर एक और डक्ट इनको मिल जाता है जिसको बोलते हैं सिलियक डक्ट, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये गाल ब्लैडर जो है ना इसके साथ आके मिल जाता है गाल ब्लैडर। अब जो सिलियक डक्ट है इसके नीचे आगे ये दोनों जब मिल जाते हैं इनको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है यहाँ से इसको पेंक्रियाज कहीं ना कहीं मौजूद है, तो पेंक्रियाटिक डक्ट इसको बोलते हैं, पेंक्रियाटिक डक्ट। ये पेंक्रियाटिक डक्ट ये सब मिल के कहाँ खुलते हैं, ड्यूडीनम के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ब्लॉकेज होगा, हेड ऑफ कार्सिनोमा होगा, तो ये बिलीरुबिन जो है यहाँ पर आएगा ही नहीं, यानी बॉडी के अंदर मिलेगा ही नहीं, तो दोबारा यहाँ से दोबारा लेवर से कहीं ना कहीं ब्लड के पास चला जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ओवरऑल के जॉइंट्स क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या काजेज़ हैं, ओवरऑल डिटेल के साथ। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लें, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। और बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे वाइवा में ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछेंगे तो प्री हिपैटिक काजेज़, हिपैटिक काजेज़, पोस्ट हिपैटिक काजेज़ पूछेंगे, गिलबर्ट सिंड्रोम पूछेंगे, ठीक है, क्रिगलर निज़ार सिंड्रोम पूछेंगे, और इस एंजाइम का नाम पूछेंगे, ठीक है। और बाकी पूछेंगे कि बिलीरुबिन जो है वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में क्या है, तो वो लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये है हमारे पास ओवरऑल जॉइंट्स।